हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एसएसएस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में यानी क्लास 12 में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या होता है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो चलिए पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे कि आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जो भी क्लास हम लेंगे, जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसका नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के रूप में हो चाहे नोट के रूप में हो, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। अभी हम लोग को पढ़ना है आर्थिक क्रिया क्या है और उसके प्रकार क्या है। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। तो देखिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने पास उपलब्ध सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करता है, ठीक ढंग से प्रयोग करता है। यानी प्रत्येक इंसान के पास, प्रत्येक मनुष्य के पास साधन सीमित होती है और आवश्यकताएं अनंत होती है। यानी काम अनेक है लेकिन काम को पूरा करने के लिए साधन क्या है? सीमित है। तो बोलता है आर्थिक क्रिया क्या है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना भी काम करता है सबका सब आर्थिक क्रिया है। तो आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साधन का जरूरत पड़ेगा, एक साधन का आवश्यकता पड़ेगा। यानी आपको कोई भी काम करना है, कोई आवश्यकता, कोई जरूरत को पूरा करना है तो उसके लिए एक साधन चाहिए। यानी आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें एक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, अपनी जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए सीमित साधनों का ठीक ढंग से प्रयोग करता है, कुशलतम प्रयोग करता है। यानी अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य जो भी काम करता है सबका सब आर्थिक क्रिया है। यानी आर्थिक क्रिया जो मनुष्य करता है तो मनुष्य का ये एम नहीं होता है कि उससे पैसा प्राप्त हो। अर्थात आर्थिक क्रिया में पैसा प्राप्त हो भी सकता है, पैसा प्राप्त नहीं भी हो सकता है। आप सोचिएगा, मनुष्य जो भी चीज करता है पैसा के लिए करता है? नहीं। आप भोजन खा रहे हैं तो क्या उससे आपको पैसा प्राप्त होगा? नहीं होगा। आप एक स्टूडेंट हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं तो क्या आपको पैसा प्राप्त होगा? नहीं। आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, आपको पैसा प्राप्त होगा? नहीं। आप नहा रहे हैं तो पैसा प्राप्त होगा? नहीं। तो क्या यह आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया है, सब आर्थिक क्रिया है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित साधन का प्रयोग करता है, एक काम करता है, एक प्रक्रिया करता है, उसी का नाम आर्थिक क्रिया है। यानी वे सभी क्रियाएं जिनसे आय की प्राप्ति होती है, पैसा की प्राप्ति होती है, वो तो आर्थिक क्रिया है ही। परंतु सभी आर्थिक क्रियाओं से संपूर्ण रूप से आय की प्राप्ति नहीं होती है। यानी आर्थिक क्रिया में आय प्राप्त होना, पैसा प्राप्त करना, पैसा प्राप्त होना जरूरी नहीं है। पैसा प्राप्त हो भी सकता है, पैसा प्राप्त नहीं भी हो सकता है। क्या समझ में आया कि वे सभी क्रियाएं जिनसे आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं हैं, जिनसे नहीं होती वो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जिसको हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जिससे आय प्राप्त नहीं होता है उसको गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब वो भी आर्थिक क्रिया है। अर्थात आर्थिक क्रिया में आय की प्राप्ति होना, पैसा का उपार्जन होना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। आय प्राप्त हो भी सकता है, आय प्राप्त नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया में आय का प्राप्त होना कोई जरूरी नहीं है।
आय प्राप्त हो भी सकता है, आय प्राप्त नहीं भी हो सकता है। इसीलिए जिनसे आय प्राप्त होता है उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, और जिनसे नहीं होता है उसको गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो आपको आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर समझ आया? कि मनुष्य जो काम करता है तो उसका टारगेट या एम नहीं होता है कि इससे आय प्राप्त हो ही जाएगा। जैसे आपको हम बोले कि कोई व्यक्ति भूखा है, वह भोजन खा रहा है, तो उसको आय प्राप्त होगा नहीं, उल्टा आय का खर्च होगा। हम भोजन खा रहे हैं मतलब पैसा खर्च हो रहा है, पैसा प्राप्त होगा नहीं। हम मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में फल लेके जाते हैं, अगरबत्ती है, माचिस है, तो पैसा खर्च होगा, पैसा प्राप्त होगा नहीं। अभी हम पढ़ रहे हैं तो कलम, कॉपी, किताब में पैसा खर्च होगा, पैसा प्राप्त होगा नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मनुष्य कोई काम करता है तो उसका एम है पैसा प्राप्त होना? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिनसे आय प्राप्त होगा आर्थिक क्रिया, जिनसे नहीं होगा गैर आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया का क्लियर डेफिनेशन क्या होगा? कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का ठीक ढंग से कुशलतम प्रयोग करता है। क्योंकि मनुष्य के पास आवश्यकताएं अनंत है, काम अनेक है, लेकिन साधन सीमित है। इसीलिए अपने साधन का सोच विचार करके ठीक ढंग से प्रयोग करता है, ताकि उसका साधन अधिक से अधिक दिन चले, अधिक से अधिक समय तक चले, जल्दी खत्म नहीं हो। इसीलिए अपना साधन का सोच विचार करके पूरा क्लियर कैलकुलेशन करके प्रयोग करता है, ताकि उसका साधन अधिक से अधिक समय तक, अधिक से अधिक दिन तक टिके, अधिक से अधिक दिन तक चले, जल्दी खत्म नहीं हो। क्योंकि उसके पास साधन क्या है? सीमित है। खत्म तो होगा लेकिन जल्दी खत्म करना नहीं चाहता है। जैसे आप आज 5 किलो आलू लाए हैं मार्केट से, तो क्या चाहिएगा कि 5 किलो आलू आज खत्म हो जाए? नहीं चाहिए, ठीक है। भले आप यूज कीजिएगा तो खत्म हो सकता है, लेकिन चाहिएगा नहीं खत्म हो जाए। आप आज 1 लीटर सरसों तेल लाए मार्केट से, तो क्या चाहिएगा कि आज तेल लाएं तो आज खत्म हो जाए? लेकिन आप यूज करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन चाहिएगा नहीं खत्म हो जाए। बात यही है, ठीक है। यानी सीमित साधनों का प्रयोग लोग कुशलतम रूप से ठीक ढंग से करना चाहता है। इसी प्रक्रिया का नाम है आर्थिक क्रिया। यानी आर्थिक क्रिया में आय प्राप्त होना कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आय प्राप्त हो भी सकता है, आय प्राप्त नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आय प्राप्त होना आर्थिक क्रिया में कोई जरूरी नहीं है। जिनसे आय प्राप्त होगा आर्थिक क्रिया, जिनसे नहीं होगा उसको गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी उपभोग एक आर्थिक क्रिया है जिनसे आय प्राप्त नहीं होगा। उपभोग मतलब किसी वस्तु का यूज कर लेना, किसी वस्तु का प्रयोग कर लेना, किसी वस्तु का नष्ट कर लेना, किसी वस्तु के अंदर जो उपयोगिता है, मनुष्य के काम करने का जो शक्ति है, जो पावर है, मनुष्य की आवश्यकता को, मनुष्य की जरूरत को पूरा करने का पावर को उपयोगिता कहते हैं, जो प्रत्येक वस्तु में होता है। तो उस उपयोगिता को हम यूज कर रहे हैं, उस उपयोगिता को हम प्रयोग कर रहे हैं, तो आय प्राप्त नहीं होगा। जैसे कलम के अंदर उपयोगिता है, उसका हम यूज करेंगे तो क्या आय प्राप्त होगा? नहीं। भोजन के अंदर उपयोगिता है, भोजन खा लेंगे आय प्राप्त होगा? नहीं। साबुन के अंदर में उपयोगिता है, साबुन को यूज करके खत्म कर देंगे, आय प्राप्त होगा? नहीं। और उल्टा आय का खर्च होगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आर्थिक क्रिया में आय प्राप्त होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आय प्राप्त हो ही जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक क्रिया आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम लोग आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। एक है उपभोग, एक है उत्पादन, एक है विनिमय और एक है निवेश। उपभोग को इंग्लिश में कंज्यूमशन कहते हैं, उत्पादन को इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं और विनिमय को एक्सचेंज कहते हैं, एंड निवेश को इन्वेस्ट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं के 4 प्रकार होते हैं। क्या क्या? एक नंबर है उपभोग, जिसको हम कंज्यूमशन कहते हैं, कंज्यूमशन, ठीक है।
दूसरा है उत्पादन, जिसको हम इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं। तीसरा है विनिमय, जिसको हम इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं। चौथा है निवेश, जिसको हम इंग्लिश में इन्वेस्ट या तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट या इन्वेस्टमेंट इंग्लिश होता है निवेश का, कोई शॉर्ट में इन्वेस्ट बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया के प्रकार है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, बारी बारी से समझेंगे उपभोग क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, विनिमय क्या होता है और निवेश क्या होता है, एकदम बहुत इजी तरीके से। मेरे पास कोई किताब नहीं है, कोई किताब का बात हम नहीं करेंगे, आपको हम समझाने के लिए एकदम गांव का देसी लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई देख देख के पढ़ाएंगे नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, जिस तरह से आप खुद एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है उपभोग। उपभोग मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा के अंदर में मनुष्य के आवश्यकता को, मनुष्य के जरूरत को पूरा करने का जो गुण है, उस गुण को यूज कर लेना, उस गुण का प्रयोग कर लेना, उस गुण को नष्ट कर देना, उस गुण को यूज कर लेना कहलाता है उपभोग। यानी किसी वस्तु या सेवा के अंदर में मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने का गुण जो होता है उसे उपयोगिता कहते हैं। उस उपयोगिता को यूज कर लेना, उस उपयोगिता को प्रयोग कर लेना, उस उपयोगिता को नष्ट कर लेना उपभोग कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति भोजन खा रहा है तो भोजन का उपभोग कर रहा है, भोजन के अंदर जो उपयोगिता है उसको नष्ट कर रहा है, उसका यूज कर रहा है। एक विद्यार्थी कलम से लिख रहा है तो कलम के अंदर में जो उपयोगिता है उसका प्रयोग कर रहा है, उसका यूज कर रहा है। एक व्यक्ति साबुन से नहा रहा है तो साबुन के अंदर जो उपयोगिता है उसको नष्ट कर रहा है। एक दिन आएगा जो साबुन खत्म हो जाएगा, एक समय आएगा खाना खत्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा जो कलम आपका खत्म हो जाएगा। यानी आप कलम का, साबुन का, खाना का क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। उसके अंदर जो उपयोगिता है उसको यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो मनुष्य के आवश्यकता को, जरूरत को पूरा करने का जो गुण है उसका आप यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उपभोग मतलब किसी वस्तु या सेवा के अंदर में जो उपयोगिता है, जो मनुष्य के काम करने का पावर है, मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने का जो गुण है, उस गुण को यूज कर लेना उपभोग कहलाता है। ठीक है, आगे है उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन मतलब किसी वस्तु को निर्मित करना, किसी वस्तु को उत्पादित करना, एक नया वस्तु बनाना। ठीक है, यानी उत्पादन मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा के अंदर में पहले से जो उपयोगिता है उस उपयोगिता को बढ़ा देना। यानी किसी वस्तु या सेवा का रूप परिवर्तन करके उसके उपयोगिता और मूल्य में वृद्धि कर देना उत्पादन कहलाता है। आप किसी वस्तु का प्रयोग करके एक नया वस्तु बनाइएगा तो पहले उसका आकार चेंज होगा, उसका रूप बदल जाएगा। जैसे गन्ना के रस से चीनी बनता है तो गन्ना के रस का आकार किस तरह है और चीनी और गुड़ का आकार किस तरह है, आप देखबे करते हैं। पहले आकार यानी रूप बदलता है, उसके बाद उसका दाम बदलता है, उसके बाद उसका यूज मतलब उपयोगिता बढ़ जाता है, उपयोगिता बदल जाती है। यानी उत्पादन मतलब आकार चेंज होगा, रूप बदलेगा, उपयोगिता बढ़ जाएगा, यूज बढ़ जाएगा और दाम भी बढ़ जाएगा। कोई सुबह से लेकर शाम तक लकड़ी को चीर फाड़ के जो बढ़ई होता है वो मेज, कुर्सी, पलंग, टेबल इत्यादि बनाता है और उसका दाम बढ़ेगा ही नहीं, तो क्यों बनाएगा? लकड़ी का लकड़ी ही रहने देगा, क्यों बनाएगा मेज, कुर्सी, पलंग? यानी मेज, कुर्सी, पलंग जो लकड़ी से बनाया जाता है, बनता है, पहले उसका आकार चेंज होता है, उपयोगिता यूज बढ़ जाता है और दाम भी बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? उत्पादन। यानी उत्पादन में क्या होता है? एक नया वस्तु का निर्माण, वस्तु के अंदर जो पहले से उपयोगिता था वो उपयोगिता बढ़ जाती है और उसका दाम भी बढ़ जाता है।
उत्पादन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें वस्तु या सेवा के अंदर जो पहले से उपयोगिता होती है वो उपयोगिता इंक्रीज कर जाती है, उपयोगिता बढ़ जाती है, उसका दाम बढ़ जाता है और आकार यानी रूप बदल जाती है। यानी उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का रूप परिवर्तन करके उसके उपयोगिता और दाम में वृद्धि किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। किसी उत्पादक के द्वारा गन्ना के रस से गुड़ और चीनी बनाना, आलू से आलू का चिप्स जिसको लेस कहते हैं, आप लोग खूब खाते हैं 5 रुपया में खरीद के, आलू से पापड़ बनता है, तो ये क्या है? उत्पादन है। ठीक है। कोई होटल में मजदूर है, वह आटा से रोटी बना रहा है, ये भी उत्पादन है। टमाटर से टमाटर का चटनी, टमाटर का सॉस, ये भी उत्पादन है। ठीक है। कपास से सूती कपड़ा बनाया जाता है फैक्ट्री में, धागा बनाया जाता है, रुई बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, कमीज बनाया जाता है, ये भी उत्पादन है। उत्पादन मतलब एक वस्तु का प्रयोग करके एक नया वस्तु बनाना, उपयोगिता को बढ़ा देना, यूज को बढ़ा देना, दाम को बढ़ा देना और आकार को चेंज कर देना। ठीक है, उत्पादन कहलाता है। उत्पादन मतलब उत्पादित करना, निर्मित करना, एक नया वस्तु को बनाना। ठीक। आगे है विनिमय, मतलब एक्सचेंज। विनिमय मतलब होता है लेन देन, खरीद बिक्री, आदान प्रदान, जो अभी अधिकतर मुद्रा के द्वारा होता है। 99% जो एक्सचेंज होता है, लेन देन, खरीद बिक्री होता है, आदान प्रदान होता है, वह अभी 99% मुद्रा के द्वारा, मनी के द्वारा होता है। 1% वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा है। 1% हम किसी को वस्तु दिए तो वस्तु ले लिए, ये प्रक्रिया नहीं के बराबर 1% चल रहा है। बाद बाकी प्रत्येक काम के लिए, प्रत्येक सेवा के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए पैसा चाहिए, पैसा। यानी विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा के बदले में लेन देन, खरीद बिक्री होता है। वर्तमान समय में, आधुनिक जीवन में, अभी के समय में अधिकांश लेन देन 99% मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय को मूल्य निर्धारण की क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि विनिमय ही तय करता है किसी वस्तु का दाम कितना होना चाहिए। मतलब विनिमय का अर्थ है लेन देन, खरीद बिक्री। लेन देन हो गया, खरीद बिक्री हो गया तो दाम तय हो गया। खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, आदान प्रदान, लेन देन नहीं हो रहा है, मतलब दाम तय नहीं हुआ है। क्लियर, दाम क्रेता और विक्रेता के बीच तय नहीं हुआ है, इसीलिए लेन देन नहीं हो रहा है। जैसे आप कोई सामान 10 टका में खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन दुकानदार 12 टका में बेचने के लिए तैयार है, तो लेन देन नहीं होगा, क्योंकि दुकानदार बोल रहा है 12 दीजिए, आप बोल रहे हैं 10 लीजिए, तो लेन देन नहीं होगा। मतलब कोई फिक्स दाम, क्रेता और विक्रेता के सहमति से कोई एक निश्चित दाम तय नहीं हुआ है जिसमें दोनों खुश होगा। तो आप क्या कीजिएगा? आप बोलिएगा अच्छा आप 1 रुपया कम कीजिए, हम 1 टका बेसी कर देते हैं। यानी आप बोल रहे थे 10, वो बोल रहा था 12, तो अब कितना होगा? आप 1 टका बेसी कर दिए, वो 1 टका कम कर दिया, मतलब दाम हो गया 11। वो 12 में 1 टका कम कर दिया, अब 10 में 1 टका जोड़ दिए, बढ़ा दिए, तो दाम हो गया 11। 11 में आप भी तैयार है, वो भी तैयार है, तो वस्तु का लेन देन होगा, मतलब विनिमय होगा, खरीद बिक्री होगा। तो खरीद बिक्री कब हुआ? जब दाम तय हुआ। खरीद बिक्री लेन देन की क्रिया को विनिमय कहते हैं। तो विनिमय कैसे हुआ? दाम तय हुआ तब ना, यानी विनिमय ही दाम को तय किया। लेन देन हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, इसका मतलब दाम तय हो चुका है, दाम तय हो गया है। यानी विनिमय, एक्सचेंज मतलब लेन देन, खरीद बिक्री जो दाम को तय करता है। लेन देन, खरीद बिक्री नहीं हुआ है, मतलब दाम तय नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। विनिमय को मूल्य निर्धारण की क्रिया, लेन देन, खरीद बिक्री की क्रिया कहते हैं। ठीक। आगे है निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट। ठीक है। निवेश मतलब होता है इन्वेस्ट, और एक होता है खर्च जिसको वेस्ट कहते हैं। वेस्ट और इन्वेस्ट में अंतर है। अब 10 रुपये में घुगनी मूढ़ी खा के खत्म कर दिए, ये वेस्ट हुआ। लेकिन अब कोई सामान मार्केट से अपना घर में लाए हैं बेचने के लिए, ये इन्वेस्ट हुआ। यानी पैसा लगाए हैं पैसा प्राप्त करने के लिए, तो इन्वेस्ट हुआ। लेकिन पैसा लगाए हैं, पैसा खर्च किए हैं अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो वो वेस्ट हुआ।
वेस्ट मतलब पैसा खर्च कर दिए जिससे बाद में कोई लाभ कोई पैसा प्राप्त नहीं होगा। और इन्वेस्ट मतलब पैसा लगाए हैं जिससे बाद में आपको लाभ प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा। जैसे कोई व्यक्ति कमीज खरीदा और कमीज पहन लिया, कमीज को यूज कर लिया, कमीज को पहन लिया, तो उस पर जो पैसा खर्चा हुआ उसको वेस्ट बोलेंगे, उसको खर्च बोलेंगे, उसको व्यय बोलेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति कमीज खरीद के लाया है, अपना घर में दुकान खोला है, वो कमीज बेचेगा, तो उस पर जो पैसा लगाया है उसको इन्वेस्ट बोलेंगे। क्या समझ में आया? हम आगे लाभ और आय प्राप्त करने के लिए पैसा लगाए हैं तो उसको इन्वेस्ट बोलेंगे, निवेश बोलेंगे। लेकिन हम पैसा को खर्च कर दिए जिससे हमको बाद में कोई लाभ कोई आय प्राप्त नहीं होगा तो उसको वेस्ट बोलेंगे। यानी किसी पूंजीपति, किसी उद्योगपति, किसी महाजन के द्वारा अलग अलग काम में आय और लाभ प्राप्त करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको इन्वेस्ट कहते हैं। और हम लोग अपनी आवश्यकता को, किसी चीज को पाने के लिए, किसी वस्तु को, किसी सेवा को पाने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं उसको वेस्ट बोलते हैं, जिससे बाद में कोई लाभ कोई पैसा प्राप्त नहीं हो। यानी वेस्ट और इन्वेस्ट में अंतर समझ में आ गया आपको। कोई बैंक में पैसा जमा रखा है तो वो इन्वेस्ट है, क्योंकि उससे उसको ब्याज प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। कोई पैसा दूसरे को कर्ज दिया है तो उससे ब्याज प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, ये इन्वेस्ट है। हम पैसा से फैक्ट्री खोले हैं, मॉल खोले हैं, उद्योग इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो उस पर जो पैसा फंसाए हैं, पैसा लगाए हैं, उसको इन्वेस्ट बोलेंगे। ठीक है। लेकिन हम पैसा से मोटरसाइकिल खरीद लिए और दिनमान चला रहे हैं, तो मोटरसाइकिल पर जो पैसा खर्च हुआ वो वेस्ट हुआ, वह इन्वेस्ट नहीं हुआ। समझ में आया? लेकिन हम एक टेम्पू गाड़ी खरीदे हैं, कोई सवारी गाड़ी खरीदे हैं या ट्रक खरीदे हैं जिसपे हम सामान को ढोएंगे, आदमी को ढोएंगे। टेम्पू गाड़ी है तो आदमी ढोएंगे, ट्रक है तो सामान ढोएंगे, तो उस पर जो पैसा लगाए हैं वह इन्वेस्ट है। मतलब पैसा प्राप्त करने के लिए जो आप पैसा खर्च किए हैं, पैसा कोई काम में लगाए हैं, उसी का नाम है इन्वेस्ट, उसी का नाम है निवेश। लेकिन पैसा खर्च कर दिए, उससे कोई लाभ और आय प्राप्त नहीं होगा बाद में, तो उसका नाम है वेस्ट, मतलब बेकार, मतलब खर्च, मतलब व्यय, मतलब फालतू। वो सिर्फ आपका आवश्यकता और जरूरत पूरा होगा, उससे कोई लाभ और आय प्राप्त नहीं होगा वेस्ट से। लेकिन इन्वेस्ट से आपको आय और लाभ प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आज हम लोग क्या पढ़े? आर्थिक क्रिया को पढ़े। आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार को पढ़े: उपभोग, कंज्यूमशन, उत्पादन, प्रोडक्शन, विनिमय, एक्सचेंज और निवेश यानी इन्वेस्ट। आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उपभोग मतलब वस्तु सेवा को यूज करने की प्रक्रिया, नष्ट करने की प्रक्रिया, प्रयोग करने की प्रक्रिया। उत्पादन मतलब वस्तु बनाना है, वस्तु को निर्मित करना है, वस्तु को उत्पादित करना है। विनिमय मतलब लेन देन, खरीद बिक्री, जो मुद्रा के द्वारा होता है। निवेश मतलब पैसा लगाए हैं पैसा प्राप्त करने के लिए, किसी पूंजीपति, किसी महाजन, किसी उद्योगपति के द्वारा फैक्ट्री में हो, किसी को कर्ज दिया है वो भी होगा, पैसा बैंक में जमा रखा है, फिक्स डिपॉजिट किया है, या तो आरडी किया है, एफडी किया है, तो उससे जो उसको लाभ प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगा। अलग अलग काम में जो व्यक्ति पैसा लगाता है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्ट यानी निवेश। ठीक, पूरा क्लियर समझ में आ गया? एकदम देसी लैंग्वेज में, गांव के लैंग्वेज में आपको हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। आप मेरे साथ मेरे चैनल टॉपर क्लासेस SSS, जो आपका अपना खुद का प्यारा यूट्यूब चैनल है, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको हम कैसे पढ़ाते हैं। क्या आपको क्लियर समझ में आता है कि नहीं आता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। यदि हमको कुछ नया करना है तो आप जरूर बताइएगा हमको, फिर हम करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। आपको हम यही बोलेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक को लेकर, कुछ मज़ेदार टॉपिक के कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं, थैंक यू।